आओ अब एक वहीं पर नीचे एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, खत्म। दो मेम्ब्रेन बनाओ, अंदर ढेर सारे सिक्के बनाओ। ये सिक्के अंदर से खोखले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? खोखले। बिटिया जैसे तुम लोग का क्या है? लड़कों तुम लोग का क्या है? दिमाग। बिल्कुल से दिमाग अंदर से खोखला है। नाइस नॉलेज। एक सिक्के को बोलते हैं थाइलाकॉइड। थैला अंदर से खोखला होता है या भरा हुआ? खोखला। और अंदर के स्पेस को ल्यूमेन। ग्रुप ऑफ सिक्का इज कॉल्ड ग्रेना। सिक्के के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेना। इधर देखो, इधर इधर इधर। एक ग्रेना का एक थैलाकॉइड अगले ग्रेना के एक थैलाकॉइड से आपस में कनेक्टेड है। फिर सुनो मैंने क्या कहा। एक ग्रेना का एक थैलाकॉइड, सभी थैलाकॉइड थोड़ी कनेक्टेड है। एक ग्रेना का एक थैलाकॉइड अगले ग्रेना के एक थैलाकॉइड से कनेक्टेड है। इंटर का मतलब क्या हुआ? बीच में। तो इस रुको पहले, ना 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 ना, एनसीईआरटी गलत लिखी है। इसे बेटा बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। लेमिली मतलब चपटा चपटा, चपटा चपटा ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए नाम पड़ता है स्ट्रोमा लेमिली। इसको ड्रॉ करो तुरंत। और अंदर भर देंगे हम लोग पानी पानी पानी। साइटोप्लाज्म नहीं बोलोगे यहां पे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थैलाकॉइड को ये बोल रहे हैं इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। तो सॉरी, ग्रेना को इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। ग्रेना का दूसरा नाम रट लो भैया, इसमें कुछ नहीं बोलूंगा मैं, रटना पड़ेगा कि ग्रेना को क्या बोलते हैं? इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। नाम वाम मत पकड़ना, नहीं फंस जाओगे। यही एक जगह है जहां पे आपको नाम नहीं पकड़ना है, वरना इंटरग्रेनल तुम समझ लो, इंटरग्रेनल आप स्ट्रोमा लेमिली को बोलोगे। अरे यार नहीं नहीं, लेकिन आप नहीं बोलोगे। एनसीईआरटी नहीं बोलती तो आप भी नहीं बोलोगे। आप बोल दोगे तो पापी कहलाओगे। क्या कहलाओगे? पप्पी नहीं, पापी। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का टेबल चल रहा था ना हम लोग का। पहुंचो टेबल पे, ऊपर कॉपी किताबें छोड़ दीजिए। आप लिखिए बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस। बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस। अरे बोथ में, बोथ का मतलब किसी में नहीं। बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस एंड डिवाइड बाय, जैसे बैक्टीरिया फिशन द्वारा डिवाइड करता है, ये भी फिशन द्वारा डिवाइड करेगा। एंड डिवाइड बाय फिशन। बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस एंड डिवाइड बाय फिशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी डाई से? जेनस ग्रीन। हो गया। अब मेरे साथ बोलो 0.2 से 1, 1 से 4.1। इतनी बात समझ गए? 0.2 से 1 माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई, विड्थ, ये कॉमन पॉइंट नहीं है। और 1 से 4.1 उसकी लंबाई। ऐसे ही लिखिएगा। 0.2 से 1 उसकी क्या हो गई? चौड़ाई। और 1 से 4.1 क्या हो गई? लंबाई। लंबे वाले को लंबाई कहते हैं। समझ पाए मेरी बात? लिखो 0.2 से 1, 1 से 4.1। ये बताओ 0.2 से 1 के बीच का एवरेज क्या कभी 0.5 आ सकता है? अरे यार सुनते ही नहीं हो यार। 0.2 से 1 का एवरेज 0.5 आएगा? कैसे आएगा भैया? पहाड़ी आलू किस लॉजिक से? 0.2 से 1 का एवरेज 0.5 आएगा? देखो यहां पर एनसीईआरटी जो एवरेज लिखती है ना कि चौड़ाई का एवरेज 0.5 है, वो उसके कहने का मतलब तुम गलत समझते हो। मैंने कहा आमतौर पर हिंदुस्तान में लोगों की हाइट 5 फीट 7 इंच होती है। तो इसका 5 आमतौर पर बोलना अलग चीज होती है कि जो मैक्सिमम केसेस में पाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने दो के बीच, आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच की वैल्यू ली है। बोलते हैं आमतौर पर हिंदुस्तान के लोग सांवले होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक जनरल बात कही गई, ये एवरेज नहीं निकाला गया है। क्लियर? अब चौड़ाई का एवरेज लिखो। एवरेज मतलब यहां पे क्या है? आमतौर पर 0.5 माइक्रोमीटर। सीधी बात है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो माइक्रोमीटर में ही नापोगे। कर लिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अपन साथ में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं साथ में? क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस टॉपिक का, राइबोसोम। बड़ा मजा आता है। तुम्हारे यहां थोड़ा कम आता है, जहां डिटेल में पढ़ाना होता है ना
राइबोसोम को। वहां इतनी प्यारी फिजिक्स लगती है, इतना प्यारा एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन पूरा आ जाता है, गजब का पूरा डिराइव होके निकाला जाता है ये क्या है। लेकिन मैं इतनी बातें ना करके मैं सार गर्भित बातें करना पसंद करूंगा, क्योंकि सिर्फ इतनी बात है, ये एक समरी है। क्या है? समरी। आपको समझ में सब आ जाएगा, फॉर्मुलेटेड मत जाइए इसको लेकर। फॉर्मूला का मैं अगर यूज करूंगा तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, आपसे वो पूछेगा नहीं, और वो चीज नहीं पढ़नी है जो चीज हमें से पूछी ना जाए। नॉलेज गेन करने थोड़ी आए काका थे, सिलेक्शन लेने आए भैया। और सिलेक्शन कब होगा? जब लिमिटेड सटीक और कॉन्फिडेंट नॉलेज होगी। फिर सुनो, लिमिटेड होनी चाहिए पहला पॉइंट, सटीक होनी चाहिए कि यही होता है, कोई क्या नहीं होता है, ना ना यही होता है, ये होता है सटीक नॉलेज। और तीसरा, जहां पर आपका लिमिटेड और सटीक नॉलेज हुआ वहां कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा। जहां आपने फालतू बोगस चीजें पढ़नी शुरू कर दी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता चला जाएगा। अब मैं क्लोरोफाइसी में 10 और एग्जांपल लिखवा दूं और टोटल एनसीईआरटी ने 5 दिए हैं, तो अब वो 10, 5, 15 हो गए, 15 में 5 भूलने की प्रोबेबिलिटी है, पर 5 ही पढ़ा है तो 5 तो एकदम सटीक तरीके से याद होगा, क्लेमेटोमोनास स्पाइरोगैरायूलोथ्रिक्स वॉलबॉक्स, पक्का। तो बेटा ये समरी निकाली है, ठीक है। तो अब आप क्या इसे फॉर्मुलेटेड पढ़ना चाहोगे इतना बोलने के बाद? तो आप इसकी समरी समझें और मैं सिखा दूंगा आपको अच्छे से। हर बच्चा इस चीज में कंफ्यूज रहा है स्कूल टाइम से कि सर 50s प्लस 30s हाउ इट इज 70s। लेकिन सोचने वाली बात है, 60s प्लस 40s इज इक्वल टू 80s। ये हुआ कैसे सर? स्कूल में तो हमने रटा, बोलो। यस सर। और स्कूल में मैंने जब पूछा तो स्कूल में हमें यह बताया गया इसे जोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? जोड़ा नहीं जाता, बहुत कुछ तो। बट अब आज अपन सीखेंगे एक्चुअली में राइबोसोम है क्या। एक हाथ में प्रोटीन पकड़ो, एक हाथ में आरएनए पकड़ो, इज इक्वल टू आरएनए प्लस प्रोटीन। ये वाव क्या होता है? इज इक्वल टू आरएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू, अरे मौलाना तुम अभी तक इसी से कर रहे हो, सुधर जा, जाने कि ना है बहु मारब घिर रहा है मारब, शुद्ध कही दे वेख के दाए में, समझा राजू? आवा आवा भैया, तो इनका लखत रहे इतनी देर तक इक्का वही है भैया हम आए तो हम पढ़ाए शुरू करी, हम पढ़ाए ना पावत रहे। एमुर देखा? एमुर ए हो ए, हाँ, आरएनए प्लस प्रोटीन हो गया। मैंने सेम इसी लैंग्वेज में किसी बड़ी स्टेज पे बात कर दी थी, सेम इसी लैंग्वेज में, और जेंट्री बिल्कुल वो वाली थी, लेकिन उनको मजा आ गया, वो खुद खुल गए, वो अच्छे से बजाने लगे। इज इक्वल टू आरएनए प्लस प्रोटीन कर लिया। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। पैलेट की स्पेलिंग लिख लो, नहीं कुछ भी लिख सकते हो तुम। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट, PALATE, पैलेट। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट, PALADE। हिंदुस्तान आजाद होने के 6 साल बाद जवाहरलाल नेहरू का दूसरा कार्यकाल का पहला साल चल रहा था। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। लिखो 1953, उसी साल राइबोसोम खोजा गया। कर लिया। एक जगह मैंने लिखवाया था ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस ये डेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप से डेंस देखते हैं, वो जगह खोलो। अच्छा बोला था, लिखो 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 लिखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिखो ना शॉर्ट में, ER कॉमा गोल्जी बॉडी कॉमा न्यूक्लियस, कौन लियस? न्यूक्लियस। कॉमा राइबोसोम डैश डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। राइबोसोम बिल्कुल, अगर आप सेल के अंदर हाथ डालो ना तो आपको लगेगा रेतीले पानी में हाथ डाले हो,
वही रेत आपकी क्या है, राइबोसोम, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। नीचे लिखो साइज 15 से 20 नैनोमीटर, ध्यान रखना माइक्रोमीटर नहीं है, नैनो, नैनो मतलब आंख, 10⁻⁻⁹ 15 से 20 नैनोमीटर। यार कल मेरे मन में बड़ी अच्छी लाइन है, कल मैं बूस्टर का पेपर बना रहा था आप लोग के लिए, बूस्टर वाला, बड़ी गजब की लाइन मुंह से निकली थी मेरे, बड़ा प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट, बताएं? लिखो, बहुत तगड़ा पॉइंट, अलग से लिखो, बोल्ड लेटर में लिखना, बोल्ड लेटर, मजा आ जाइयो, मजा आ जाइयो। लिखो न्यूक्लियस कॉमा, सही में तो बड़ा अच्छा लगेगा ये पॉइंट। सर में कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए सारे पॉइंट एक जैसे हैं, ना मुझे ये आता ना मुझे वो आता है। न्यूक्लियस कॉमा, ईआर कॉमा, गोल्जी बॉडी कॉमा, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा, मैं धीरे नहीं बोल पाऊंगी, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा, क्लोरोप्लास्ट डैश, ईआर गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। कर लिया? न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी बॉडी। अब आवा भैया, आवा तो हिंद के तैयार करते, आवा आवा इमूर से, आवा इमूर से, आई जाए, आवे 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 भाई साहब, आवे आवे सर, आवे सर, बहुत लंबे चौड़े हैं। लिखो न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी बॉडी कॉमा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। कर लिया? डैश, डबल मेम्ब्रेनस। कैसा लगा पॉइंट? बढ़िया ना, डबल मेम्ब्रेनस। अगला लिखो और अच्छा लगेगा, लाइसोसोम, डबल डबल सब डबल है, लाइसोसोम कॉमा, राइबो नहीं बेटा, लाइसोसोम, लाइसोसोम कॉमा, दिमाग चलने तो बोलो मत, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा दिमाग। लाइसोसोम कॉमा, माइक्रोबॉडीज कॉमा, वैक्यूल, लिखना वैक्यूल, अरे बकलोलो के लिखो, तुम ही से कह रहे हैं लिखोगी। अच्छा तो ऐसे ऊपर देख के लिख रही हो, पत्रकार हो। लाइसोसोम कॉमा, वैक्यूल कॉमा, माइक्रोबॉडी। कर लिया? डैश, सिंगल मेम्ब्रेन। मजा आया? हाँ भैया, पता नहीं कैसा मजा चाहिए। अरे मतलब एक बात कह रहे हैं यार, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना बड़ा पॉइंट बोल गए, मजा ही नहीं आ रहा है। अब नीचे लिखो, नीचे लिखो सेंट्रियोल कॉमा, सेंट्रियोल कॉमा, मेरे मुंह पे लिख दो, सेंट्रियोल कॉमा, लिखा? और अच्छा, अभी नहीं, उसे कल बोलेंगे। हाँ लिखो, अब वो प्लांट होता है किस दिन क्या बोलना है। अगर किसी से रैंडम कुछ भी बोलोगे ना तो बात नहीं बनेगी। आज क्या बोलना है, इसका रिप्लाई क्या आएगा, इसके 3 उत्तर बनते हैं, ये बोला तो ये आंसर, ये बोला तो ये आंसर, ये बोला तो ये आंसर, और आपको चेन रिएक्शन तैयार रखनी पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर कौन वाली बात कब पिच करनी है तो सामने वाले का उसमें मूड भी देखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सामने वाले से सामने वाले की ही बातें करो, तभी वो आपसे बातें करेगा। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। अगर तुम अपने बारे में ज्यादा बातें करोगे ना तो वो तुम्हारी बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अच्छा, आपकी लाइफ का सैडेस्ट मोमेंट क्या है? तो बताएंगे एक्चुअली मैं जा रही थी। तो सामने वाले से सामने वाले की लाइफ में इंटरेस्ट लो। हर आदमी अपनी बात करना ज्यादा पसंद करता है इन कंपैरिजन टू सामने वाले की सुनना। समझ गया बेटा? ठीक गया बेटा? चलो बेटा, फीस वसूल हो गई। लिखो, थैंक यू। थोड़ा सामने वाला चेहरा भी देखता है। देखो, लिखो लिखो लिखो, सेंट्रियोल कॉमा सेंट्रोसोम कॉमा, सेंट्रियोल कॉमा सेंट्रोसोम कॉमा, सेंट्रियोल कॉमा सेंट्रोसोम कॉमा कॉमा। हो गया? हो गया? और एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ले लो। थोड़ा सा उससे उसके पापा के बारे में जानने की कोशिश करो। पापा का नेचर कैसा है, गुस्सैल है, पूरा जान लो और सेम वो आदतें अपनी कर लो।
आप मेरी बात नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला है। पहले पापा के बारे में जानो, बिहेवियर कैसा है, कड़क है कि सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तुम भी एकदम सॉफ्ट हो जाओ तो चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि एक लड़की के लिए उसका फादर ही उसका हीरो होता है और तुम हीरो की छाप हो तो ठीक है। हाँ लिखो लिखो बेटा, लिखो लिखो, ये सब बेटा एमबीबीएस में जाने के बाद, ठीक है पक्का, पहले मत करना दिक्कत हो जाएगी। लिखो बेटा, लिखा सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, यार एक नाम याद कर रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं ये सब। बोलो नहीं यार, बोलो नहीं यार, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम राइबोसोम, वही तो चल रहा है राइबोसोम। विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट 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 मेम्ब्रेन, विदाउट विदाउट मेम्ब्रेन। कितना सुंदर पॉइंट है ना। अच्छा यार एक सेकंड के लिए मैं सेल रोक के क्वेश्चन कराऊं। कल रात में मेरे मन में बड़ा अच्छा सवाल आया है, मजाक नहीं प्लीज यार, एक मिनट के लिए सेल रोक दो, वो सवाल लगा लो, मजा आ जाएगा। क्योंकि बार बार देखो, रात में मैं लेटा हुआ था, खाना खा रहा था, लेटे लेटे बैठ उठ के नहीं, ऐसे लेट के ऐसे खा रहे थे हल्का टेक लेके, और भाई साहब मेरे मन में वो वाला कुछ चल रहा था, टी वेव, एंड ऑफ टी वेव, स्टार्ट ऑफ टी वेव। फिर मैंने इसे कार्डियक साइकिल से कनेक्ट किया, फिर इतना गजब का सवाल मनी बना, मैं कल ही बच्चों को कराऊंगा इस क्वेश्चन को, करो अलग से, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और ऐसा मतलब ये मैंने मॉडिफाई किया है, 3 सवाल आए, तीनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। और अगर ये सवाल एग्जाम में मतलब आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, और ऐसा सवाल आ गया ना 1000 लड़का कर पाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहे मैक्सिमम। अच्छी जगह लिखना बेटा, वो सवाल खोए ना। रात में एकाएक आया था दिमाग में, रात में भी यही सब सोचते रहते हैं, ईसीजी कार्डियक साइकिल। हाँ लिखो क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ड, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ड, सवालों की तो मैं चलती फिरती दुकान हूं, जहां बोलो वहां बना दूंगा सवाल। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ड इन अ वेंट्रिकल। एक सवाल एनिमल किंगडम का बहुत अच्छा बनाया था, वो भी कराऊंगा, ये नहीं करना। देखो, एट द एंड ऑफ टी वेव, एट द एंड ऑफ, बोलो नहीं बार बार, अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ड इन अ वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ टी वेव, amount of blood filled in a ventricle at the end of T wave, and between S dash T interval of next wave, between, थोड़ा सा सोचोगे निकाल दोगे तुम, between S dash T interval of next wave और अच्छा वेव काटो, बिटवीन S और T इंटरवल, हाँ बिटवीन S एंड T इंटरवल इज ऑफ नेक्स्ट वेव कटवाया, और वो इतना अच्छा वर्ड था निकल गया, वेव ही लिखो, आ जाएगा, फिर आएगा कटवा के लिखवा दूंगा। वेव, नेक्स्ट वेव करा इज 130 ml रिस्पेक्टिवली, इज 130 ml रिस्पेक्टिवली, ठीक है। each time calculate cardiac output, considering 72 हार्ट बीट, प्लीज आराम से करिएगा, considering 72 हार्ट बीट
72 हार्ट बीट को कैलकुलेट मानते हुए कार्डियक आउटपुट निकालना है। जो आपका बचा हुआ डाटा है उससे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा। अब आप इसे सोचो कि कैसे करेंगे, कहां पर क्या होता है, आराम से सोचिएगा। आपको टोटल 1 मिनट दिए जाएंगे घड़ी देख के, 30 सेकंड में, 30 सेकंड सोचेंगे, 30 सेकंड में निकालेंगे। आ गया? रुको देखें, जो पहली बार लिखा होगा तो और अच्छा लिखा होगा। ये देखो कितनी बार काटते हैं लिख लिख के, मजा नहीं आया, और अच्छा। देखो उसे लेके फिर कटा, फिर कटा, और इससे पहले बहुत बहुत जगह कटा होगा। मुझे कभी सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं। लड़कों कुछ बताओ, मैं सेटिस्फाई कैसे हूं? लो, ये इसमें तो कम अच्छा है, वो और अच्छा है, ये वाला और अच्छा है, ये यही वाला सही है, इसी को रहने दो, इसमें कम अच्छा है ये वाला। ये निकल सकता है, वो वाला थोड़ा सा झाम है उसमें। बताओ, इफ अ राइट हैंड बैट्समैन स्टार्ट प्लेइंग विथ लेफ्ट हैंड, अगर एक राइट हैंड बैट्समैन है वो लेफ्ट हैंड से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब अब उसे क्योंकि जब आप बैटिंग करते हैं, मान ली राइट हैंड है, ठीक है, तो जो हाथ आगे होता है ना, आगे होता है, उससे फोर्स ज्यादा जनरेट होता है, जो भी हाथ आगे होगा। अगर आप लेफ्ट से खेलोगे तो अब आपका लेफ्ट वाला फोर्स क्या करेगा, ज्यादा जनरेट करेगा। तो बोल रहा है एक राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड खेलना शुरू कर दिया, तो कह रहा बताइए उसके हाथ की सेल्स में क्या क्या चेंज आएंगे, मतलब क्या बढ़ेगा और क्या। बेटा ये मैं अब जब अपने हाथ से क्वेश्चन लिखता हूं ना, तो लल्लू वाला नहीं होता, मैं तो कंद लिया है, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो ऑप्शन में नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा। अमीनो एसिड की जरूरत सेल को बढ़ेगी, क्यों, प्रोटीन बनाने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा, हाँ, ट्रांसलेशन बढ़ेगा, हाँ, ट्रांसलेशन बढ़ेगा। लिंकेज, हो गया सुसु, लिंकेज का यहां से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, व्हाट आर थिंग्स दैट शोज, नहीं लिंकेज नहीं बढ़ता बेटा, लिंकेज एक टर्म है जो दो जीन के बीच का कनेक्शन बताता है कि वो कितने नजदीक है, इसका कोई लेना ही देना ही नहीं है, वो तो फंसाने के लिए डाला। व्हाट आर द थिंग्स दैट शोज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये दर्शाती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। पहला ऑप्शन कह रहा है, सुन लो बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो, सुनो मजा आएगा। पहला ऑप्शन है 70S राइबोसोम एंड सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दूसरा है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्मिंग मशीनरी, तीसरा है एक्वस कंपार्टमेंट एंड डबल मेम्ब्रेन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। पहला बेटा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर्मिंग मशीनरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी है, समझ पाए, गोल्गी बॉडी के पास भी है, और राइबोसोम के पास भी है प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी। तो ये तो बेटा कोई लेना देना नहीं, और एक्वस होने से ये प्रूव नहीं होता कि भैया ये कभी प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी। तो इस वजह से आंसर लगेगा 70S राइबोसोम सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कुछ ऐसा ही होता है बूस्टर का पेपर, देखने में एकदम आसान और लास्ट बॉल पे छक्का पड़ जाता है। पिज्जा क्या, हाँ हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर है। अगला एक क्वेश्चन और, सिर्फ एक और, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और अगर ये दे दिया जाए ना तो मतलब समझ लो दिया नहीं जा रहा, लिया जा रहा है। बोले तुम लोग एक्चुअली में हमसे पढ़े हो ना, इस वजह से क्या ना, तुम लोग एकदम घुस घुस के समझे हो, तो तुम लोग उसे पकड़ ले रहे हो। एक बार कोई ना पढ़ा हो उसे दो ही पेपर, तब देखो स्टेटमेंट सही है कि गलत। ऑल सीलोमेट्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक बट ऑल ट्रिप्लोप्लास्टिक आर नॉट सीलोमेट्स। चलो रुको, और अच्छा, ऑल सीलोमेट्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
All coelomates are triploblastic with organ system level of organization. हाँ, कितने लोग कह रहे हैं गलत है, तो मेजॉरिटी कह रही गलत है, और कितने लोग कह रहे हैं सही है, सही वाले। और ये बीच वाले साले कौन हैं? चलो गोरे वाले बताओ क्यों गलत है, तुम बताओ क्यों गलत है। आ खड़े हो क्या? हाँ, किसमें नहीं होता? सूडो एस्केलमेंथीस के बाद एनालिडा आ गया, ऑर्गन सिस्टम ही तो होगा भाई। ऑल सीलोमेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही है, तीनों के पास सब ट्रिप्लो। और कह रहा है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी तो सही है, क्योंकि प्लेटी के बाद सब क्या हो गए? ऑर्गन सिस्टम। ऑल ट्रिप्लो आर सीलोमेट, ऑल ट्रिप्लो आर सीलोमेट, गलत। प्लेटी एलमेंथी बोलो यार। अगला, ऑल एनिमल विथ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर सीलोमेट्स। फिर सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। ऑल एनिमल्स विथ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर सीलोमेट्स। क्या हुआ? हाँ, तो एस्केलमेंथीस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, तो बोल रहा है ऑल एनिमल विथ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर सीलोमेट्स। समझ लो कैसे फंसा रहा है, एक बार सीलो पहले कर दे रहा है, एक बार ट्रिप्लो। कह रहा है ऑल एनिमल जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है वो सीलोमेट होंगे। ये कहां बोल रहा है कि ऑल एनिमल विथ ऑल सीलोमेट एनिमल हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है जिनका कंप्लीट है वो सीलोमेट है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो सीलो। अरे ये दो बात अलग नहीं है। ऑल एनिमल विथ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर सीलोमेट, और एक कह रहा है ऑल सीलोमेट एनिमल हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पकड़ पाया? मजा आया? ऑल एनिमल विथ रेडियल सिमेट्री हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑल एनिमल विथ मेटामेरिज्म, तीन में है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, हैव बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन यही हो जाता कि ऑल बाइलेटरल एनिमल हैव मेटामेरिज्म। गलत, ये बात ही नहीं समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो? जो समझ पा रहे हो ना, बड़ा मजा आ गया होगा। कह रहा है ऑल एनिमल जिनके पास मेटामेरिज्म है वो बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं, ये सही है। सभी बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाने वाले के पास मेटामेरिज्म होगा। आप पकड़ पाए? ऑल एनिमल, बहुत आराम से लास्ट स्टेटमेंट है, विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आराम से कह रहे हैं बेटा, बूस्टर है, बूस्टर। जिनको मेरा हाथ निहार देते हैं ना, ये पहली निहराई है, ये पहली बार नहीं। अभी ये क्या, अभी इसमें बहुत अपडेट होगा। आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। ऑल एनिमल विद रेस्पिरेटरी सिस्टम हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बोलो भैया। हाँ, गलत है। एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है। अरे गलत है। कह रहा है जितने एनिमल हैं जिनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और कंप्लीट डाइजेस्टिव तो है, लेकिन एकाइनोडर्मेटा के पास एक्सक्रीटरी नहीं है। पकड़ पाए? क्या हुआ, सुग्गा सूंघ गया क्या? कह रहा है if we cut planaria in 133 pieces, if we cut planaria in 133 pieces, how many planaria will be regenerated considering planaria is circular in shape? If we cut planaria in 133 pieces,
प्लेन एरिया को सर्कुलर मान के बताइए कितने पीस बनेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, लिख लो, सुसु हो जाएगी। लिखो लिखो। लिखो, इफ वी कट प्लेन एरिया, और अच्छा अपडेट, क्वेश्चन चेंज। इफ वी कट प्लेन एरिया, ओए बायोटेक से अगर निकालने का सोचेगी ना तो कभी ना निकलेगा ये। इफ वी कट प्लेन एरिया स्टेप बाय स्टेप, ये वर्ड बहुत खतरनाक लग गया, बहुत खतरनाक, मजा आ गया। स्टेप बाय स्टेप, हमने तो साइंस में खुशी मिलती है बस। स्टेप बाय स्टेप इन 133 पीसेस। मैं जानबूझ के, जब भी तुम देखना मैं नंबर लेता हूं ना तो मैं ऑड ही लेता हूं, एवन नहीं लेता हूं। और एवन जैसे मिलता है ना तो मैं क्वेश्चन सरल लगने लगता है। कॉमा, हाउ मेनी प्लेन एरिया विल बी रीजनरेटेड, हाउ मेनी प्लेन एरिया विल बी रीजनरेटेड कंसिडरिंग प्लेन एरिया, कसम से मजा आ जाएगी। कंसिडरिंग प्लेन एरिया, और जो लोग जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाए हैं उनका गलत हुआ। कंसिडरिंग प्लेन एरिया इज सर्कुलर इन शेप, अच्छा एक स्टेटमेंट प्लीज है, ऊपर देखो, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, बताओ सही है गलत। मेडुसा हैव सेक्स ऑर्गन, एनसीईआरटी में कौन लिखा है? लिखा है मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली, मतलब मेडुसा के पास सेक्स ऑर्गन है। तीनों फोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉन्ड्रोआइस्टीज आर मैराइन। चाहिए क्वेश्चन चाहिए? अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तीनों फोरा, अभी टाइप कर लूंगा। तीनों फोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉन्ड्रोआइस्टीज आर मैराइन। मैराइन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब के सब मैराइन है। इफ ड्यू टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर अर्थवॉर्म डेवलप अ वैक्सी कवरिंग ओवर क्यूटिकल, वॉर्म विल डाई, सांस नहीं ले पाएगा। वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ बोन, हाँ सही या गलत? सही है, मुझे पता था, मां कसम, मैंने पहले यहां ओनली लिखा था, देख लो, लिखा ही नहीं लिखा है, और मैंने ओनली लिख के काट दिया। मैं कहा क्योंकि ओनली लिखते ही मैंने इतना स्ट्रेस दिया उस बात पे, बच्चा तुरंत पकड़ लेगा, ओनली बन और कार्टिलेज वाला। हमने कहा वो गलती ओनली में नहीं करेगा, वो जब ओनली नहीं लगेगा, देखो 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 देखो, लिखा और ओनली काट दिया, लगा ना? गलती वो तब करेगा कि वर्टिब्रल मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज वाला, गलत है। मैं शर्ट पहना हूं, ये बात सही है भाई साहब, मैं सिर्फ शर्ट पहना हूं, ये बात गलत है। एक ओनली के लग जाने से बेटा आपके 4 नंबर घुस जाएंगे तुरंत। रिस्पायरेशन इन मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड फिशेस इज बाय गिल्स। अच्छा मजा क्या रहा है, एक स्टेटमेंट आपको 3 फाइल में घुमा रहा है, इधर उधर उधर, बताओ इन सही है बेटा, गलत नहीं है। इन एनिमल, इन होल एनिमल किंगडम ओनली बर्ड एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। हाँ ये सही इसलिए है क्योंकि बर्ड मैमल वार्म ब्लडेड, बाकी बच्चे कोल्ड ब्लडेड। बेटा ये क्वेश्चन किसी से करवाना, मजा आ जाएगा। मजा मतलब मजा। कट लिया है बस ये जान लो। तो हम कह रहे 8 कट कर लो, आप निकाल के दिखा दो। 133 कट तो तुम निकाल ही नहीं सकते हो क्योंकि आपने प्लेन एरिया को सर्कुलर मान लिया, यहाँ पर लगेगा सीधा सीधा लॉग, तो 133 कट इसीलिए मैंने कटवा दिया। यहाँ पहले आप छोड़ो उसको, वो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, लिमिट लगेगी। लिमिट लगाते हो इतने से इतना, चलो 8 कट वाला दिखाएं, देखो जरा, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कट, सुनते जाना, नंबर ऑफ कट, यहाँ पर प्लेन एरिया, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेन एरिया, ठीक।
प्लेन एरिया को माना क्या तुमने? सर्कुलर। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर। अभी कट हमने लिया है 0, ठीक, अभी कट नहीं किया है। प्लेन एरिया कितना है? 1। रुक जाओ, 256 गलत हो जाएगा, सब्र कर लो। इधर 1। अब मैंने पहला कट मारा, ठीक, जब मैं पहला कट मारूंगा, ठीक, तो प्लेन एरिया 1 ही रहेगा। तुम एक्सप्लेन करो, तुम समझ गए, बड़ी मुंडी ला रहे हो। हाँ, वही तो कट किए हो, 1 कट मारा है अभी। और आपका ऑर्गेनिज्म कैसा बनना है? सर्कुलर। और अगर 1 ही घूम गया तो फिर वो वापस वही 1 ही रह जाएगा ना। तो जब 1 कट, आपने लीनियर थोड़ी माना है, लीनियर मानोगे तो पर से निकल जाएगा, लीनियर मानोगे तो 1 कट पे 2, बोलो बेटा 2 पे 3 बढ़ा दोगे ऐसे। सुनो तो, अगर कोई, सुनो तो मेरी बात सुनो, इधर मेरे को रबर बैंड दो, रबर बैंड है, रबर बैंड है, रबर बैंड लाओ, एक रबर बैंड दो। नहीं ये वाला नहीं, रबर, रबर बैंड यार, रबर। अच्छा इधर समझो क्या है, लाओ। ये प्लेन एरिया है, सर्कुलर है, ठीक है। मैंने 1 कट मारा, 1 कट मारा, 1 कट मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लेन एरिया जो है वो क्या है? सर्कुलर। जब तक आप समझ गए, जब तक जब भगवान ने दिमाग दिया है तो फिर ताकत का इस्तेमाल क्यों ही करना। जब तक आप 2 कट नहीं मारोगे तब तक आपका प्लेन एरिया सर्कुलर बनेगा ही नहीं। समझ पाए मेरी बात? जब 1 कट मारा तब तो वो 1 ही है ना, अभी तो 1 ही है। जब दूसरा कट पड़ेगा तब आप 2 सर्कल बना सकते हो। नहीं समझे मेरी बात? जब आप पहले अपना वो रटा वाला ज्ञान हटाइए कि 1 कट माला तो 2, 1 कट और माला 3, तो वो नहीं, सर्कुलर है मुन्ना, सर्कुलर। कंसिडरिंग प्लेन एरिया टू बी सर्कुलर। अब देखो मैं करके दिखाऊंगा तो समझ जाओगे। और 0 कट, ये प्लेन एरिया, ये 0 नहीं, ये प्लेन एरिया है। नंबर ऑफ प्लेन एरिया 1। लेकिन अगर आप पहला कट मारते भी हो, पहला कट मारने पर भी नंबर ऑफ प्लेन एरिया आपका कैसा रह जाएगा? 1। बोलो यार, ये एकदम नया क्वेश्चन है, पूरे इंटरनेट पर नहीं दिखा पाओगे, दावा है। 1। अब जब कट मारोगे दूसरा वाला कट, तब बनेगा ये अलग और ये अलग। समझ पाए हमारी बात? अब प्लेन एरिया कितना होगा? 2। लेकिन मजेदार बात, अब फिर कट मारोगे तो अभी भी प्लेन एरिया कितना रह जाएगा? 2। बोलो, अभी और मजा आएगा, रुको। जब चौथा कट मारोगे तब प्लेन एरिया बनेंगे 4। समझना मेरी बात, कितने बनेंगे? 4। अब इधर देखो, जब 5वां कट मारोगे तो भी कितने रह गए? 4। लेकिन जब छठा कट मारोगे, हाँ क्या कट ज्यादा नहीं होगा? मतलब बहुत कट क्या होगा? अरे कितने कट हुए गिनो? अच्छा, ओ माय गॉड, ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6। ओरे मोर माई रे, जब कट बोला जाता है तो सब कटे। फिर आओ, कौन सा कट है ये? पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा वो 0 कट है। हाँ, पहला कट नहीं, हट, एक सेकंड रुको, ये पहला कट है ना? हाँ तो ये 0 नहीं, 1 कर देते हैं, ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, तो भी ठीक है। ये कट है ही नहीं, पहली बात, ये तो समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था। नहीं ये नहीं माना जाएगा। रुको पहले, 1 मिनट रुको। 0 कट, जब पहला कट लगा तो ये सीधा सीधा रहा और प्लेन एरिया कितना रहा? 1। हाँ तो ये 0 हटाओ, इसको ऊपर करो। अब सुनो, दोबारा सुनो। जब पहला कट लगा, जब कट नहीं लगा तो 1 ही था। जब पहला कट लगा
जब पहला कट लगा तो भी संख्या कितनी रह जाएगी? 1। दूसरे कट पर कितनी हो जाएंगी? 2। तीसरे कट पर कितनी हो जाएंगी? 2। चौथे कट पर कितनी हो जाएंगी? 4। पांचवा कट जब मारोगे तब पांचवा कट, पांचवे में भी 4। छठे कट पर हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ रहा है मेरी बात? समझ रहा है? अब कौन सा कट लगेगा? 7वां। 7वां कट मारोगे तो अभी भी कितना रह जाएगा? 8। एकदम क्लियर? कितना रह जाएगा? 8। और अब 8वां कट मारोगे तो हो जाएगा 16। समझ पाए हमारी बात? नहीं समझे मेरी बात? जब पहला, अबे ये वाला क्या है? सब वही वाला है। जब पहला कट मारा तो प्लान एरिया क्या हो गया? सीधा। दूसरा कट मारा कितना हो गया? 2। तीसरा कट मारोगे कितना होगा? 2। बोलो यार। लेकिन चौथा कट मारोगे तो क्या हो जाएंगे? 4। आंसर 15 होगा। पहले ये समझ पाए? ये अच्छा, अभी भी आपका आंसर कितना आ रहा है? कैसे, क्या जोड़ लो? अबे क्या? अरे मेरे भाई इधर देखो, ये क्या हुआ? एक प्लेन एरिया है। अब कट गिनते जाना। एक कट कितना लगा? 1। बहुत खतरनाक सवाल है भाई। एक कट लगा तो भैया प्लेन एरिया कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा अपने आप को। दूसरे कट पर ये अलग प्लेन एरिया बनाएगा, ये अलग प्लेन एरिया बनाएगा। तीसरे कट पे भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 ही रह जाएंगे लीनियर। चौथे कट पर क्या हो जाएगा? 8। चौथा कट लग गया ना? अरे यार भूल जा रहा हूं मैं। पहला कट प्लेन एरिया कितना? 1। दूसरा कट प्लेन एरिया कितना? 2। ये अलग और ये अलग। तीसरा कट लगेगा तो तब भी प्लेन एरिया कितना रह जाएगा? 2। चौथे कट पर प्लेन एरिया कितना हो जाएगा? 4। पक्का? चौथे कट पर 4। पांचवें कट, बोल मत। पांचवें कट पर 4 लीनियर। अब कौन सा होगा? छठा। छठे कट पर 8 हो जाएगा। सातवें कट पर 8 लीनियर प्लेन एरिया। बोलो। 3 3 6 7 1 8। कौन सा कट था ये? 7वां। अब जब 8वां कट लगेगा तो हो जाएगा 16, ना कि 15, क्योंकि 8 दूनी कितना होता है बेटा? 16। समझ पाए? रुक जाओ एक सेकंड, बोलो नहीं, पहले तुम समझ गए? हाँ अब तुम बोलो। यहाँ पर 8 नंबर लिखते हैं, वहाँ पर सेम क्यों लगता है? 8 नंबर इसमें आप पैटर्न मत निकालिए। ये क्वेश्चन ही मान के किया गया कि प्लेन एरिया आपका सर्कुलर है। क्या? आपने जब दूसरा कट किया तो बताया वही रहेगा। हाँ लो, दोबारा ले लो। अबे ये देखो, एक प्लेन एरिया, एक कट लिया, अभी तो लीनियर ही रहा ना, अभी तो सीधा रहा। अगर ग्रोथ कर भी लेगा तो वो वापस 1 हो जाएगा। दूसरा कट मारा तो कितना हुआ? 2। जब तीसरा कट मारोगे तो भी तो लीनियर ही रह जाएगा। अब चौथे कट पर, हाँ तीसरा कट दोनों में लगेगा। तीसरा कट, हाँ दोनों में, दोनों। जब थर्ड कट बोला जाता है, या सेल डिवीजन में भी जब हम लोग बोलते हैं सेल 8 बार डिवाइड करी, तो ये फिर वो 8 स्टेप बताई जाती है प्रत्येक सेल को लेकर। हाँ इधर से कोई आवाज थी? हाँ क्या? कितना? 8 कट मारा है। हाँ 8 क्या? 8 की पीस है कि कट है? हाँ पीस लिखाया गया, काट के कट करो और अच्छा हो जाएगा। कर लिया कट? 8 पीस अगर बोलोगे कि 8 पीस एक बार में मारा गया तो एक कट पर 1 ही है। बोलो यार, एक कट पर कितना? 1 ही है। ठीक है, तो 8 कट मारोगे तो 8 बनेगा। ये सर्कुलर की प्रॉपर्टी होती है। हाँ फ्लैट होम लीनियर होता है। क्या सर्कुलर था तब एक कट मारने पे एक ही फ्लैट। आपने कंसीडर क्या किया क्वेश्चन में? अच्छा वो कुछ नहीं पूछ रही। हाँ अगर लीनियर होता तो जितना कट उतना ही। वो अगर लीनियर होता, नहीं लीनियर होता तो 1 प्लस 1 प्लस हो जाता। हाँ 2 प्लेन एरिया हो जाता। 10 काटने पर समझ गए? अरे 11। हे भगवान, मैथ कभी सालों में पढ़ी नहीं। कोई चीज एक बार काटा कितना बना? 2।
2 बार काटोगे कितना हुआ 3, 3 बार काटो कितना हुआ 4। ये क्वेश्चन समझ में आ गया भैया? बता दो यार। बस इतना किया, ज्यादा नहीं किया। मैं ज्यादा नहीं लिखता हूं, बस इतना लिख देता हूं, कंसीडरिंग प्लेनेरिया टू बी सर्कुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा बोलो, ये सूसू कराइन क्वेश्चन है। कार्डिक वाले का आंसर क्या लाए हो? 16। अगर हल्का सा लॉग वॉक पेल दोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, सड़क से आंसर आ जाएगा। लगाओ, क्या है? हाँ क्या है? हाँ 5040 किसका आ रहा है? 5040 वाले हाथ ऊपर कर लें। हाँ, इसके अलावा कोई आंसर आ रहा हो? 7200। अच्छा 2160, बहुत बढ़िया। लाओ भैया क्वेश्चन लाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा दिए, मजा आ गया भाई इस क्वेश्चन में। हाँ अरे यार कुछ नहीं था, मैंने ईसीजी से कनेक्ट कर दिया था। इधर देखो, इधर देखो। एट द एंड ऑफ सिस्टोल, एट द एंड ऑफ टी वेव, टी वेव के एंड में भाई, टी वेव का एंड, टी एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का अंत बताता है कि सिस्टोल का अंत हो गया। उस समय वेंट्रिकल में ब्लड कितना भरा है? 100। ठीक है, उस समय 100 भरा है। समझना, बहुत बड़ा खेल हुआ इसमें। इधर देखो, तुम समझ ही नहीं पाए और तुम आंसर भी निकाल डाले। अब कह रहा अगले एसटी इंटरवल, समझना, अगर ये बोल रहा है एंड ऑफ टी वेव मतलब सिकुड़न का अंत, मतलब वेंट्रिकल पूरी तरीके से फूल गया है। उस समय वेंट्रिकल में ब्लड कितना है? 100। इस समय एक वेंट्रिकल में ब्लड कितना हुआ? 100। अब कह रहा है एसटी इंटरवल में और क्यूआरएस के टाइम पर क्या होता है? वेंट्रिकल का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एसटी इंटरवल में पूछ रहा है, एसटी इंटरवल में क्या हुआ होगा? बेटा एसटी इंटरवल के दौरान वेंट्रिकल तुम्हारा क्या किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट। QRS complex leads to depolarization of ventricle, which leads to ventricular contraction। कुछ तो टाइम लेगा ना यार। S और T के बीच में वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? लगभग कॉन्ट्रैक्ट। और कह रहा कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहा होगा तो उस टाइम कितना बोल रहा है? 30। इसका मतलब 100 भरा था, 30 बचा है, 70 निकला, और 72 गुणा 70। एकदम क्लियर है? आपको क्या लगता है ये सवाल आएगा नहीं? ये सवाल आ सकता है? अरे मेरे भाई 2 साल पहले आया है, और यही डिसाइड करेगा आपका 360 है कि 350 है। वो लोला नहीं डिसाइड करेगा। जो लोला राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेट, दिस विल नॉट डिसाइड योर 700+ स्कोर। 700+ स्कोर जो होता है वो तभी आता है जब हमारा थिंकिंग लेवल खूब बढ़ जाए। यहाँ पर कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं था, ना पहला वाला अच्छा था, ठीक है, ना पहला वाला अच्छा था ना दूसरा वाला अच्छा था। सच्चाई सुन लो, तुम एक स्टेप बस ये नहीं सोच पाए, तुम्हारे मन से प्लेनेरिया का जो लीनियर वाला फीलिंग था वो जा ही नहीं रहा था। और अगर एक बार गया भी तो एक स्टेप के लिए गया, अगली स्टेप पे फिर तुमने उसको लीनियर मान लिया। तो पहले बताओ वाला प्लेनेरिया वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलते ही नहीं हो यार। आओ अब मेरी बात सुनना, एक हेडिंग डालो, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अच्छा सवाल था ना आज, बहुत सारे अच्छे सवाल किए। एनिमल किंगडम के 12 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कितने लोग को इन क्वेश्चनों में मजा आ गया? मजा आया? रात में क्लास लगा तो तुम 500-600 क्वेश्चन खड़े खड़े ऐसे बना देना, 500-600 सवाल। देखो वो सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं मैं आपसे पूछूं राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड इन 1953, वो रबिश क्वेश्चन तुम्हारी जीआरबी में दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन वहां बनाइए जहां पर मुझे पता है कि बच्चा इस पॉइंट में गलत सोचेगा, इस पॉइंट पे ये सोच रहा हूं, मैं उसको वही सोचवाऊंगा आधे क्वेश्चन तक, और जब उसको मैं भरोसे में ले लूंगा तो अंत में धोखा दे दूंगा। पहले आधा क्वेश्चन मेरा कभी भी देखो तो मैं एकदम भरोसे में लेगा, हाँ 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 ऐसे तो होता है, हाँ हाँ हाँ, अरे बड़ा सरल है, पता चला आंसर ही नहीं आ रहा है। तो बेटा ऐसे सवाल अगर मुझे एक रात दे दो ना और बैठ जाए, ठीक है, और तुम लिखते रहो तो बेटा इतने तगड़े तगड़े सवाल बन जाएंगे पूछो नहीं, और तुम्हारे हर वो गलत कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। अभी आपने एक नई चीज़ सोच ली,
कि एसटी इंटरवल के बारे में बीच में क्या होगा। हमने लगाया क्यूआरएस पे एट्रियल डीप वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, तो कुछ तो यार टाइम लेगा, और वो टाइम कौन सा होगा? एसटी इंटरवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन लंबे नहीं थे, क्वेश्चन छोटे थे। आप लोग क्वेश्चन को स्केल से नापते हो, लंबा है मतलब कठिन है, ठीक है बेटा। जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन होगा सिर्फ एक लाइन का होगा, क्योंकि एक लाइन मतलब डाटा बहुत कम दिया है, डाटा कम दिया मतलब ढूंढना ज्यादा है, और ढूंढना ज्यादा है मतलब क्वेश्चन खतरनाक है। लिखो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑब्लिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्वेडबर्ग यूनिट SVEDBERG। जो विज्ञान कितनी खूबसूरत है ना यार, मजा आ जाता है। स्वेडबर्ग यूनिट, एनीवन जो मुझसे ना पढ़ा हो डिफाइन करेगा स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? एनीवन जो मुझसे ना पढ़ा हो वो स्वेडबर्ग यूनिट डिफाइन करेगा। चलो तुम ताजुब खा जाओगे आज। लिखो क्या होता है। डिनोट्स टाइम, ये टाइम को डिनोट करता है, जैसे सेकंड टाइम को डिनोट करता है, ये भी एक वक्त है। जैसे एक घंटे में 60 मिनट है, तो एक घंटा आपने सुनो तो यार, आपने समय को समझने के लिए यूनिटों में बांध दिया है। जैसे दूरी को समझने के लिए आपने ढेर सारी यूनिट बनाई, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। जब आपको लंबी दूरी नापनी होती तो आप यूनिट बड़ी ले लेते हो ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटू आ जाए, और जब आपको कोई छोटी दूरी नापनी होती तो आप छोटी यूनिट लेते हो। बोलो यार, वरना न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट में बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो बड़ी यूनिट कब लेते हैं, छोटी यूनिट कब लेते हैं, इसका ज्ञान हमें है ना। जब लंबी दूरी नापनी है तो बड़ी, ओवरऑल हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कम रखनी होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू कम रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा इजी होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत लंबा रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन, अब यहां से दिल्ली को अगर तुम सेंटीमीटर में नापोगे तो मजाक चल रहा है क्या यार, किलोमीटर में नाप लो यार। और जब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग लाइट ईयर ले लेते हैं। लाइट ईयर क्यों लेते हैं भाई? क्योंकि वो बहुत लंबी दूरी है, उसे किलोमीटर में नापोगे तो एक पेज भर जाएगा। बोलते ही नहीं हो यार भाई, एटम बहुत छोटी चीज है, तो हमने एक बड़ी यूनिट ले ली, मोल, 6 × 10⁻23। वैसे ही स्वेडबर्ग यूनिट भी टाइम को हमने कुछ यूनिटों में बांधा है। आवर्स को बांधा है 1 घंटा, मिनट 60 सेकंड, पक्का। अब स्वेडबर्ग सेकंड से भी छोटा है, कितना छोटा अंदाजा नहीं तुम्हें। लिखो टाइम ब्रैकेट में 10⁻⁻13 सेकंड, 10⁻⁻13 सेकंड। ये इतना कम है, इधर देखो, ये इतना कम है कि इतनी देर में जो मेरा हाथ हिल रहा है ना, ये हाथ हिल नहीं पाएगा। समझ पाए? मतलब हाथ स्टैटिक दिखेगा आपको, एक जगह पे दिखेगा। समझ पाए? 10⁻⁻13 सेकंड। इट मेजर्स पार्टिकल साइज indirectly based on how fast a particle settle to the bottom of a solution. Based on how fast particles settle to the bottom of solution. बड़ा पार्टिकल होगा जल्दी बैठेगा या देर में? बोलते ही नहीं हो यार। नोट पॉइंट, बिगर पार्टिकल विल सेडिमेंट फास्टर। बिगर पार्टिकल विल सेडिमेंट फास्टर, बड़ा पार्टिकल जल्दी बैठेगा। बिगर पार्टिकल विल सेडिमेंट फास्टर, कॉमा, सो हाई स्वेडबर्ग वैल्यू, सो हाई स्वेडबर्ग वैल्यू। कल समझाऊंगा यार, टेंशन क्या ले रहे हो। सो हाई स्वेडबर्ग वैल्यू। लास्ट नोट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, कल हम सेल को वाइंड अप करेंगे। स्वेडबर्ग यूनिट आर नॉट डायरेक्टली एडिटिव। स्वेडबर्ग यूनिट आर नॉट डायरेक्टली एडिटिव। आप डायरेक्ट इसे जोड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं जोड़ सकते हो मैं बाद में बताऊंगा। स्वेडबर्ग यूनिट आर नॉट डायरेक्टली एडिटिव,
because they represent rate of sedimentation. Swedberg unit are not directly additive. Swedberg unit are not directly additive because Swedberg unit are not directly additive because they represent rate of sedimentation, not weight. Weight. They represent rate of sedimentation, not weight. They represent rate of sedimentation, not weight. कर लिया? They represent rate of sedimentation, not weight. हो गया बेटा? बताओ. चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं. थैंक यू, धन्यवाद.